दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत में हेल्थ केयर सेक्टर का बाजार तकरीबन 27 लाख करोड़ का है और इस 27 लाख करोड़ में से 22 लाख करोड़ पर कब्जा प्राइवेट सेक्टर का है। मुनाफा उसी के पास आता है। इस देश के भीतर में जो न्यूज चैनल चलते हैं उनका अपना बाजार तकरीबन 2 से 3 लाख करोड़ का है और 99% हिस्सा मुनाफे पर टिका है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। इस देश के भीतर में बरस दर बरस जो चुनाव होते हैं, अगर 5 साल में उसको एक साथ जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 50 से 60 लाख करोड़ का यह पूरा बाजार है चुनाव का। सवाल यही है कि इस देश के भीतर में जब सब कुछ पूंजी पर टिकी है, मुनाफे पर टिकी है, बाजार पर टिकी है, तो फिर इस देश में कोई भी संकट आए, कोई भी महामारी आए, उस पर लीपापोती करने के लिए सत्ता, कॉरपोरेट, पूंजी लगाए हुआ हेल्थ सेक्टर में वह तमाम प्लेयर्स और मीडिया, इन सब का नेक्सस एक साथ उभर कर आ ही जाएगा। और टेलीविजन स्क्रीन पर जब आप देख रहे हैं लगातार इस देश में कोविड महामारी को लेकर बहस चल रही है, तो कभी ध्यान दीजिएगा कौन लोग हैं, कौन से डॉक्टर हैं जो इस वक्त आंसू बहा रहे हैं न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर, और न्यूज चैनल वाले भी किन्हें बुला रहे हैं। तमाम प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े अस्पतालों के मालिकान हैं, उसके सीईओ हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, यानी जिन्होंने एक प्रॉफिट का बंगला खड़ा किया। पहली बार भारत के भीतर में वह इमारत ढह ढहाकर कब गिर जाएगी, अब सवाल यह हो चला है। यही स्थिति भारतीय राजनीति की है। भारतीय राजनीति में चुनाव कराने के लिए सवाल बंगाल का नहीं है, सवाल तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का भी है। 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई उस चुनाव को अमल कराने को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है कि हम अब मतगणना रोक नहीं सकते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। इस देश के भीतर में बंगाल में क्या हुआ है वह नजारा आपको एक हफ्ते बाद से मिलना शुरू होगा, जब हो सकता है इतनी बड़ी तादाद में वहां पर संक्रमित मिले और उसके बाद मौत का सिलसिला आपकी आंखों के सामने रेंगता चला जाए। लेकिन आज हम बात इस पर करने नहीं बैठे हैं आपके साथ। हमें तो लगता है कि आज इस देश के उन पन्नों को खोल डालिए जिन पन्नों को अभी भी समेटा जा रहा है, सहेजा जा रहा है और हमारी और आंखों के सामने यह कहकर बार बार परोसा जा रहा है कि इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं आई जब उस देश से नाता तोड़ लिया दुनिया के तमाम देशों ने, आवाजाही बंद कर दी। कोई भी व्यक्ति अगर भारत से आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया चला जाए उसको जेल हो जाएगी, उसको वहां पर बड़ा फाइन देना पड़ेगा। अमेरिका में 4 मई के बाद से इतनी कड़ी पाबंदी है कि आवाजाही भारत से वहां कोई जा नहीं सकता है और वहां से कोई आ भी नहीं सकता, आएगा तो लौट नहीं सकता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है दुनिया में किसी देश को लेकर जिसे एक लिहाज से अनटचेबल की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वहां पर ध्यान नहीं दिया गया कि वायरस अमीर और गरीब को नहीं देखता है। वहां इस बात की दिशा में कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की गई कि राजनीतिक सत्ता और पूंजी तो आती जाती रहेगी, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिली है और एक ही बार उसे गंवानी भी है। 3 विधायक अगर उत्तर प्रदेश के मर गए, अगर इन सारी परिस्थितियों में इस देश के शानदार लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वकील हों, एक लंबी कतार है जिनकी जान जा चुकी है। लेकिन इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार ने न सिर्फ पल्ला झाड़ा हुआ है बल्कि राजनीति की जमीन देखिए कितनी ऊपर लाकर खड़ा कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी के भीतर से आवाज भी आ रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट निर्देश भी केंद्र सरकार को दे रहा है कि आपने जो ऑक्सीजन तय किया है उतना तो दिल्ली को आपको देना ही पड़ेगा। यह कौन सी परिस्थिति है? इस देश के भीतर में क्या वाकई सरकार है या ऐसा वक्त आ गया है जिसमें राष्ट्रपति को कदम उठाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर? इस देश के चीफ जस्टिस को निर्णय लेने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाकर। क्या यह संभव है? इस देश में प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, अपनी सरकार को बर्खास्त नहीं करते हैं और चुनाव मैदान में दोबारा कूदने की स्थिति में कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं आया है।
तो मौजूदा वक्त में कोई कैसे आ जाएगा। लेकिन जरा स्थिति को पहले आज आप देख लीजिए, समझ लीजिए। स्थिति की शुरुआत इससे होगी कि अब घर में गेहूं, आटा, चावल जमा करने का वक्त नहीं है, मेडिसिन और ऑक्सीजन जमा करने का वक्त है। क्या ऐसी कल्पना किसी ने की थी? ऐसी सरकार की नियम कायदे जिसमें निर्णय हो जाता है, ऐलान हो जाता है कि वैक्सीन 1 मई से 18 साल की उम्र के बाद हर किसी को देने शुरू कर देंगे। लेकिन जो 45 के पार हैं उन्हें भी पहला या दूसरा डोज मिला है या नहीं, और नहीं मिल पाने की वजह कहीं वैक्सीन का नहीं होना तो नहीं है। कोई ध्यान नहीं, किसी दिशा में कोई ध्यान नहीं। इस देश के भीतर में अस्पतालों की कतार राज्य दर राज्य जब देखना शुरू कीजिएगा तो हैरत में आ जाइएगा। लगभग 70% औसत अस्पताल प्राइवेट हाथों में है। वो प्राइवेट हाथ जिन्होंने इससे पहले कभी इलाज नहीं किया। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स इलाज नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन करते हैं, रिपोर्ट्स मंगाते हैं। लाखों का ऑपरेशन होता है। पहली बार मास लेवल पर हेल्थ केयर का सवाल उठा है। और ध्यान दीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर, इसलिए तमाम बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर, सीईओ या मालिकान आकर बैठ रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर आके बैठना शुरू कर देगा और उसने बताना शुरू कर दिया कि दरअसल अस्पताल तो मुनाफे का केंद्र है, इसमें तो 2500% तक मुनाफा होता है। आप कहेंगे इतना ज्यादा? हमें लगता है आज इन पन्नों को खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मनी साइफोन की मशीन भारत में अस्पताल के तौर पर ही है, और डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री उसकी उस कमाई से जुड़ती है जिस अस्पताल से वो जुड़ता रहा है। वहां पर कितनी कमाई वह अस्पताल को दे सकता है, आज हम उसके आंकड़े भी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मालिक के आंखों से आंसू निकल जाते हैं ये कहते हुए ऑक्सीजन नहीं थी, 25 मर गए। और आज बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी दी 8 की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पहली नजर में स्टेट फेल है, और स्टेट फेल है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ना हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ना हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, ना ही इस देश के भीतर में जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल से लेकर पीएमओ के भीतर जो पूरी की पूरी कोटरी बैठी हुई है उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में पहले इस्तीफा हुआ करते थे, अब इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि इस देश का यह संकट खत्म नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है। और आने वाले वक्त में जो माना जा रहा है कि लगभग 10 से 30 गुना तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह कल्पना के पार है कि क्या वाकई हमारे पास कोई ऐसी सोच बची नहीं है जहां हम उस वैकल्पिक सोच को देश के सामने रख सकें और उसे अब लागू करा सकें, जिससे इस देश में मास लेवल पर, हम तो कहेंगे कि मैसेकर हो रहा है इस देश के भीतर में, और मास लेवल पे जो लोगों की मौतें हो रही हैं उसको रोका जाए। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या तुरंत इस देश में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन जानी चाहिए? क्या इस देश के भीतर में तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईआईटी और आईएम या जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, सोचते हैं, उनके जरिए इसको किस रूप में इस देश में मेडिसिन, इस देश के भीतर में हॉस्पिटल, इस देश के भीतर में ऑक्सीजन, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे मजदूरों, तमाम मरीजों को घरों में रखा जाए, इन तमाम बातों के जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश के भीतर में, जब हम आपसे शुरू में जिक्र किया, $372 बिलियन का भारत का हेल्थ केयर का मार्केट है। 372 बिलियन का मतलब है 27,56,352 करोड़। और कोविड से पहले का ये जो मार्केट था वह लगभग 21 लाख करोड़ का था, यानी सिर्फ साल भर में यह 6-6.5 लाख करोड़ बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अगर आप पहले कुछ चले जाइएगा, यानी 2014-15 में चले जाइएगा, तो भारत के हेल्थ केयर का मार्केट सिर्फ 7,15,000 करोड़ का था। यानी 7,15,000 करोड़ 2015 में, और 2021 में हम आकर बैठ गए हैं लगभग 27 लाख करोड़ पे, जिसके 80% पर कब्जा प्राइवेट सेक्टर का है। इतना ही नहीं, बल्कि जो कोविड से पहले बीमारियों से जो कमाई थी इन अस्पतालों की, लगभग 1700% तक जाती थी, और आज की तारीख में ये 2500% तक मुनाफे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड से पहले दिल्ली और एनसीआर का इलाका डेंगू से प्रभावित रहता था। सबसे मरीज से जो पैसा लिया गया एक बड़े
प्राइवेट 5 सितारा अस्पताल में 17 लाख का बिल थमाया गया, डेंगू का मरीज मर गया। लेकिन आज की तारीख में लगभग 25 से 30 लाख एवरेज बिल बैठ रहा है, जो भी इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो घुस गया तो। इस स्थिति के भीत में क्या यह ना माना जाए कि यह पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में एक धंधा था। और आपको जानकर हैरत होगी कि बीते 7, 8, 9 बरस के भीतर में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटल्स के मर्जर और एक्विजिशंस हुए हैं, यानी सब तरफ प्रॉफिट देखी गई है। आप ध्यान दीजिए, फोर्टिस, मलविंदर मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह, 4,000 करोड़ में पूरा बिजनेस तय किया गया था। मैक्स हेल्थ केयर मल्टी करोड़ डील हुई थी। मेदांता, इन सब की मल्टी करोड़ की डील है। अब इसमें हम बात ऑक्सीजन की करने बैठे हैं, इस देश के भीतर में हेल्थ केयर की करने बैठे हैं। लेकिन हमको लगता है कुछ कदम और आगे बढ़ाइए, जरा समझिए किनके हाथों में हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक था, और जब चीजें लड़खड़ाई तो वो पूरी की पूरी 5 सितारा इमारत क्यों ढहढाने की स्थिति में आ गई, और उसे बचाने के लिए पूरा नेक्सस सक्रिय हो गया है। अपोलो 1983 में बनता है, 70 अस्पताल हैं, उसका रेवेन्यू जानेंगे कितना है? 10,407 करोड़। उसका जो मार्केट कैप है वो 23,000 करोड़ से ज्यादा का है। जो एस्ट्रल डीएम हेल्थ केयर है, जो कि 9 देशों में फैला हुआ है, मिडिल और फार ईस्ट में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी तमाम जगहों पर फैला हुआ है, उसका जो अपना रेवेन्यू है वो 8,467 करोड़ का है। फोर्टिस 96 में बना है, 4,638 करोड़ का रेवेन्यू है, मार्केट कैप 11,800 करोड़ का है। नारायणा हृदयालय जो बेंगलोर में जिसका की हेडक्वार्टर है, उसका रेवेन्यू 3,000 करोड़ से ज्यादा का है। और जो जांच करते हैं ना डॉक्टर लाल पैथ, उसके भी लगभग 190 के लगभग में लैब जो हुआ करते थे 2017 तक थे, आज की तारीख में 300 से ज्यादा लैब हैं, उसकी भी रेवेन्यू लगभग 1,500 करोड़ की है। यह स्थिति हम इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप समझ पाएं कि इस देश के भीतर में क्यों जिक्र हो रहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्यों जिक्र हो रहा है ह्यूमन एरर का, क्यों जिक्र हो रहा है लो टेस्टिंग लेवल का। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कभी इलाज किया ही नहीं गया है इस देश में अस्पतालों के जरिए, सिर्फ लाखों के ऑपरेशन किए गए हैं और अब वो इमारत डगमगा रही है। और इसके लिए हमें लगता है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट बेड्स हैं, प्राइवेट आईसीयू बेड हैं, प्राइवेट वेंटिलेटर्स हैं, यह भी जरा देखने की कोशिश कीजिए। सीधे सीधे आइएगा और देश को बांटिएगा तो लगभग 65% की स्थिति हॉस्पिटल बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर सबकी है, यानी 35% ही सरकार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह पूंजी के आधार पर सरकार से सुविधाओं को लेकर प्रॉफिट के लिए खड़ा किया जाता है। यही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां काम कर रहा था। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद इस देश के भीतर में लगभग 45,000 है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लगभग 25,000 है। बेड्स जो हैं उनकी संख्या लगभग 12 लाख है जो प्राइवेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में 7 लाख बेड हैं। जो आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या लगभग 65,000 है प्राइवेट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 35,000 है। वेंटिलेटर्स प्राइवेट के हाथ में लगभग 31,000 है, गवर्नमेंट के हाथ में लगभग 17-18,000 है। यह बड़ा सीधा अंतर है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इस देश के भीतर में जो गरीब राज्य है, जहां पर कैपिटा इनकम कम है, जहां पर इलाज के लिए लोग भटकते हैं मास लेवल पे, उनको भी कैसे निचोड़ा जाता है। और अब जब महामारी है तो उनको कैसे निचोड़ा जा रहा होगा। सवाल ब्लैक मार्केटियर्स का नहीं है, मेडिसिन जो ब्लैक में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन को इस रूप में बेचना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति लीजिए, उत्तर प्रदेश में 71% अस्पताल प्राइवेट है, उनकी संख्या लगभग 13,000 है, सिर्फ 4,500 सरकारी अस्पताल हैं। जो बेड हैं वो लगभग 2,10,000 बेड प्राइवेट के हाथ में है। जो 10,357 आईसीयू के बेड हैं ये हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। इनकी संख्या में लगभग 20 से 23% ही सरकारी अस्पतालों में है। वेंटिलेटर्स 5,129 वेंटिलेटर जो हैं वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में है और 1,907 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाथ में है। यानी उत्तर प्रदेश का औसत है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में 73%
हॉस्पिटल्स, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स हैं और 27% गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट क्या करेगी और प्राइवेट सेक्टर वाला क्या करेगा, ये सोचिए। उसके बाद निकल कर आइए दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के इलाके में एक हरियाणा आता है और एक यूपी आता है। यूपी की यह स्थिति है, हरियाणा की हाल देखिए। हरियाणा में लगभग 70% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही सब कुछ है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर वेंटिलेटर 623 प्राइवेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में 281 है। आईसीयू बेड 1300 आईसीयू बेड प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, गवर्नमेंट के पास 562 है। बेड जो है वो टोटल लगभग 25,000 बेड प्राइवेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 11,000 है। हॉस्पिटल्स जो है लगभग 1,500 हॉस्पिटल हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर के हैं, 666 गवर्नमेंट के हैं। अब आइए दिल्ली के भीतर में, जिस दिल्ली को बर्खास्त करने को लेकर जिक्र हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वहां की स्थिति को देखिए तब आप समझ पाएंगे। लगभग 40% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, 60% यहां पे गवर्नमेंट के हाथ में है। यहां पर गवर्नमेंट का सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में और कहीं नहीं, दिल्ली में ही है। दिल्ली के भीतर में 67 हॉस्पिटल, सीधे तौर पर समझें तो ये प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन 109 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, 40% ही प्राइवेट के हाथ में है। बेड जो हैं, अगर प्राइवेट के हाथ में 15,000 है तो गवर्नमेंट के पास अपने 25,000 हैं। आईसीयू बेड में लगभग 754 बेड प्राइवेट के हाथ में है तो 1,300 बेड गवर्नमेंट के पास है। जो वेंटिलेटर 377 प्राइवेट के हाथ में है, 610 गवर्नमेंट के हाथ में है। यहीं से यह बात शुरू होती है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता पाने की जमीन पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया और पहली बार वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर संकट में है तो उसके डायरेक्टर, उसके सीईओ, उसके मालिकान टेलीविजन स्क्रीन पर आकर बता रहे हैं कि इलाज कैसे करना चाहिए। जिन्होंने कभी इलाज नहीं किया है, जिन डॉक्टरों के जरिए इलाज होते रहा, उनको बड़ी मोटी रकम दी गई और बताया गया कि आपको सिर्फ ऑपरेशन ही करने हैं, आपको सिर्फ टेस्ट से ही डील करना है। लेकिन यहां तो मामला कुछ और है। ज्यादा से ज्यादा सिटी स्कैन, उसके बाद तो आपको इलाज करना है, ऑक्सीजन चाहिए, उसका भी क्राइसिस पैदा कर दिया गया या उसका भी क्राइसिस पैदा इस देश के भीतर में हो गया। यह एक ऐसी परिस्थिति में देश को आकर खड़ा हो गया। हमको लगता है इसमें इस देश के सबसे बेहतरीन राज्य महाराष्ट्र का जिक्र करने की भी जरूरत है। महाराष्ट्र में मुंबई इस देश की आर्थिक नगरी मानी जाती है, लेकिन इस महाराष्ट्र का भी सच क्या है, यहां पर 75 से 78% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में वेंटिलेटर, बेड, सब कुछ है। संख्या के हिसाब से लिखिए लीजिएगा तो सरकारी अस्पताल सिर्फ 711 है, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स 2,492 हैं महाराष्ट्र में। जो बेड की जरूरत होती है सरकार के पास तो सिर्फ 51,000 बेड पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन 1,80,293 बेड महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही दिमाग में तुरंत घुसा लीजिए, जेब में पैसा होगा तो ही इलाज होगा, इंश्योरेंस क्या होगा तो ही इलाज होगा, अन्यथा कोई इलाज नहीं। और इस देश के भीतर का सच क्या है उसको बताएं। उससे पहले आईसीयू बेड महाराष्ट्र में 9,000 प्राइवेट के हाथ में है तो 2,500 गवर्नमेंट के हाथ में है। वेंटिलेटर 4,500 प्राइवेट के हाथ में है तो 1,286 वेंटिलेटर गवर्नमेंट के हाथ में, यानी 75 से 78% तक की स्थिति में महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और बिहार में अभी तो वहां से खबरें आनी शुरू हो रही है, वहां पर भी लगभग 63% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इलाज है और वो चकनाचूर हो रहा है, वो ढह रहा है। जो लैंसेट है उसकी एक रिपोर्ट है, वो बतलाती है कि भारत के भीतर में शहरी इलाकों में ओवरऑल 78% प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है और ग्रामीण इलाकों में 71%। यानी गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह सिर्फ और सिर्फ 20 से 29% के बीच में ही है। शहर और गांव दोनों जगह अगर मिला लीजिएगा, यानी जब आप एवरेज निकालिएगा तो 75% कब्जा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जो प्रॉफिट पर टिका हुआ, इसको दिमाग में रखिएगा। और इस प्रक्रिया के भीतर में पहली बार संकट मेडिसिन और ऑक्सीजन का अगर आया है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है।
मरीजों को बचाने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, मरीजों को किस रूप में इलाज मिले इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने की कोशिश के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन यह कहने को तैयार नहीं है कि आज की तारीख में इस देश में अब नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत आन पड़ी है, जहां पर वाकई राष्ट्रीय सरकार बने और पार्टियां खत्म हो, इलेक्शन खत्म रोक दिए जाएं। इन सब चीजों से देश नहीं बचेगा, इलेक्शन से लोग नहीं बचेंगे तो कैसे चीजें होंगी। हमें लगता है कि यहां पर तो आपको याद हम यह भी दिला दें कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उस वक्त हिरोशिमा में 1,29,000 लोगों की मौत हुई थी, नागासाकी में 2,26,000 लोगों की मौत हुई थी। और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो अलग अलग महीने साल बीतते बीतते जो असर पड़ा वो हिरोशिमा में लगभग 1,46,000 लोगों पर असर पड़ा, तो नागासाकी में लगभग 90,000 लोगों पर असर पड़ा। यह एक स्थिति है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 7.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि भारत को लेकर जो दुनिया एनालिसिस कर रही है वो इतनी डराने वाली है कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समा जाएगा और हिरोशिमा नागासाकी भी समा जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? क्या इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार को खत्म करके इस देश में नेशनल गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है? इस देश में कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आता? वो डरता है मौजूदा राजनीतिक सत्ता से कि कल उसका कहीं नाम हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कॉरपोरेट वाला अपने पीछे हाथ खींचे हुए है, बॉलीवुड आधे से ज्यादा खाली हो गया, विदेश चला गया, कॉरपोरेट के तमाम लोग विदेश चले गए। अब इस बीच में तो भारत अलग थलग पड़ के एक टापू की तरह दुनिया के सामने पड़ा हुआ है, जहां से लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। जिम्मेदारी इस देश के लोगों को क्यों नहीं लेनी होगी? और इस देश के भीतर में जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनाव भी करा दिए जाते हैं, बैंड बाजे भी बज जाएंगे, और उस चुनाव के भीतर में उत्तर प्रदेश में ताजा आंकड़ा बताता है कि 789 शिक्षकों की मौत उस चुनाव को अमल कराने को लेकर हो गई। बंगाल में 3 कैंडिडेट्स की मौत हो गई जो चुनाव लड़ने के लिए प्रचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 3 एमएलए मर गए। इस देश के भीतर में 140 से ज्यादा जर्नलिस्टों की मौत हो गई। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस देश में, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन अस्पताल हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, सब जगह मिलाइएगा तो ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान मौतों की संख्या लगभग 190 है। जो अस्पताल के भीतर हैं उनकी मौत की हम पूरी संख्या बता रहे हैं आपको। यानी वहां पर तो चीजें उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ढह के गिर गया है तो इस देश के भीतर में क्या पहली बार नेशनल गवर्नमेंट की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम एक उस सोच के साथ मास लेवल पे हेल्थ केयर को ध्यान दे सके जहां पर पूंजी ना हो? क्या इस बात का ऐलान नहीं हो सकता है कि इस देश के भीतर में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल हो जो बेड दे रहा हो, जो ऑक्सीजन दे रहा हो, वो पैसा नहीं लेगा, और एवरेज हर मरीज को लेकर सरकार अपने तौर पर अब बजट बना लेगी कि उस पर हर मरीज पर खर्चा जो आएगा वो कोई भी निर्धारित करे, 1 लाख करे, 5-5 लाख का तो इंश्योरेंस दिया ही हुआ है प्रधानमंत्री की इंश्योरेंस योजना के तहत। कहां है वो 5 लाख? कहां है अस्पताल? इस देश के भीतर में 5 लाख का अगर एवरेज भी निकाल दिया जाए हर एक मरीज को लेकर जो अस्पतालों में भर्ती होगा, वह जिम्मेदारी सरकार लेगी और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सरकार डील करेगी कि वह उस अस्पताल को पेमेंट करे, लेकिन मरीजों से पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी कोई यह तभी संभव है जब आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की दिशा में बढ़ जाए, अन्यथा चीजें ढहती चली जा रही है, अन्यथा चीजें बच नहीं पा रही है। और अगर यह स्थिति धीरे धीरे आती चली जा रही है तो पूरी दुनिया भारत से डरने लगी है। हमें लगता है कि शायद इसके लिए बड़ा निर्णय इस देश के राष्ट्रपति को भी लेना पड़े, इस देश में चीफ जस्टिस को भी लेना पड़ेगा, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, सेना के तीनों अंगों के मुखियाओं के साथ बैठना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को। हम यहां इसलिए इस बात का जिक्र करने की जरूरत महसूस करते हैं, कैसे संभव है इस देश में इतनी मौत और इतनी अफरा तफरी और इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बीच में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह कैसे संभव है? लेकिन हो रहा है इस देश के भीतर में। और अगर यह हो रहा है तो हमें लगता है कि आप इसको अगर यह मानकर चल रहे हैं कि शायद कोई अवतरित हो जाए, यदा यदा से धर्मस्य, जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं आऊंगा। गीता में तो कहा गया ना, कुरुक्षेत्र में।
और लंका क्यों जली थी? लंका वासियों का कोई दोष नहीं था, रावण थे जो अभिमान से चूर थे, अहंकार से चूर थे। और ध्यान दीजिए, जब लंका जल रही थी उसके जो भी दृश्य नाटकों के जरिए, टेलीविजन सीरियल के जरिए जब स्क्रीन पे उभरते हैं, इस देश के भीतर में शमशान घाटों की जो तस्वीरें दुनिया की पत्रिकाओं में, अखबारों में, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती हुई नजर आई है, कुछ वैसी ही परिस्थिति है। तो क्या भगवान भी हमसे रूठ गए हैं? इस देश में तो राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। केदारनाथ की यात्रा करने के बाद पहुंचे थे खुद प्रधानमंत्री, उन्होंने ही तो वहां पर शुरुआत की। राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या वही है जहां कभी मस्जिद थी। अयोध्या वही है जहां पर एक वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोलियां चलवाई थी। अयोध्या वही है जहां पर जिन परिस्थितियों के बीच में वहां पर लोगों ने हिंसा भी देखी है। कौन सी परिस्थितियों से इसको संभालने की कोशिश आप करेंगे? क्या ये मान लेंगे कि भगवान अवतरित हो गए हैं और धर्म अधर्म में इस देश के भीतर में बदल गया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? या साइंस के तरीके से सोचेंगे कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में प्रॉफिट के आधार पर खड़ा किया गया, उस प्रॉफिट के भीतर में कभी झांक कर देखा नहीं गया? अगर बेसिक चीजें हमारे पास नहीं होंगी और मास लेवल पे हमें इलाज की जरूरत पड़ेगी तो हम इलाज दे पाने की स्थिति में भी नहीं आ पाएंगे। दुनिया के लिए भारत का मेडिकल हेल्थ केयर का बाजार इसलिए सस्ता और लुभाने वाला है क्योंकि यहां पर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत बेहद गरीब है, तो यहां सस्ता इलाज हो जाता है। इलाज ना कहें, यहां सस्ता ऑपरेशन हो जाता है। यही इस देश का सच है। क्या यह सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस देश के भीतर में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए? क्या इस देश के भीतर में तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने वर्क किया है इस बात को लेकर कि कैसे रिसर्च होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, कैसे मास लेवल पर इलाज की जरूरत है, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है उनसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। इस देश की सेना सक्रिय हो चली है, अब वो जगह जगह पर अस्पताल बना रही है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही हमारा जब मुनाफे पर, प्रॉफिट पर टिका हुआ होगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे मास लेवल पे इलाज की दिशा में वैक्सीन पहुंचाएगा? वो तो ब्लैक मार्केटिंग करेगा। यही हो भी रहा है। आखिरी बात, स्थिति आज की तारीख में जो भी है, आने वाले वक्त में कोई उम्मीद और आस इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर, हम सामाजिक तौर पर और हम आर्थिक तौर पर, तीनों परिस्थितियों में देश की जो स्थिति है उसमें दुनिया के सामने भारत की स्थिति जर्जर हो चली है। और कोई उम्मीद इस देश के भीतर में गवर्नेंस के सरोकार जनता के साथ कैसे हो, जनता का जुड़ाव इस देश की राजनीतिक सत्ताओं से कैसे हो, इन सब से हटकर अभी भी ये मानकर चला जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो बच जाएगा। अगर ऐसा होता, वायरस अगर पैसा और नहीं पैसा देखता तो वो अमेरिका में इतना तांडव नहीं मचाता, वो ब्रिटेन में इतना तांडव नहीं मचाता, वो यूरोप को इतना परेशान नहीं करता। इसीलिए जो सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, उन्हें यह समझना होगा जब तक एक एक व्यक्ति इस देश का सुरक्षित नहीं है तब तक आप भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।